नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया भर के लोग मौसम की तलाश तब करते हैं जब वो सौम्य हो, शांत हो, सुहाना हो, लेकिन मीडिया मौसम की बात तब करता है जब उसमें उग्रता आ जाए, अति आ जाए। इस उग्रता की बात करनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि किस तरह से की जाए। इस तरह से तो ना ही की जाए कि एसी वाले नॉन एसी वालों को हैरानी से देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। इससे भी बात ना बने तो सुर्खियों में महीने के हिसाब से मीडिया तुकबंदी करने लगता है। जानलेवा जनवरी, जुल्मी जून और जानलेवा सर्दी वगैरह वगैरह। मार्च और मई है तो बारिश होने पर मनहूस मार्च और गर्मी होने पर मौत वाली मई। मेरा बस चले तो एक आध बार फालतू फरवरी और अड़ियल अगस्त भी लिख दूं। सरकारों और एनजीओ का रवैया भी हमारे ही जैसा है। सर्दी की सनसनी हेडलाइन देखकर सरकारें स्कूल बंद कर देती हैं, कोहरे का कहर देखकर अलाव जलवाने लगती हैं और कंबल बांटने लगती हैं। गर्मी में ऐसा कुछ नहीं होता, पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे गमछा लपेटे लोगों की तस्वीर इस महीने में खूब दिखेगी आपको टीवी पर। यही लोग सर्दी के दिनों में अलाव के पास नजर आते हैं। इस जेब्रा क्रॉसिंग की हालत तो अलजेब्रा जैसी हो गई है। गर्मी से अलकतरा का रायता हुआ तो जेब्रा की पंक्तियां एक दूसरे से बिछड़ गईं। दिल्ली के अखबारों या अब तो कहीं के भी अखबार देख लीजिए, भीगते या जलते हुए स्कूटी पर लड़कियों की ही तस्वीरें छपती हैं, जैसे इन्हें सीबीएसई की तरह मौसम में भी 99% आ गया हो। संसद या नॉर्थ ब्लॉक से कोई फोटोग्राफर लौटता ही रहता है, वही इंडिया गेट के आसपास की तस्वीरें ले आता है। जैसे दिल्ली में करोल बाग या तैमूर नगर में लड़कियों को गर्मी या सर्दी से कोई परेशानी नहीं होती है। फोटोग्राफर को इंडिया गेट में भीगते या गलते हुए कोई लड़का भी दिख सकता था, पर नहीं दिखता है। क्या पता परेशानियां भी ग्लैमरस होती होंगी आजकल। अंग्रेजी में इस प्रवृत्ति को मीडिया का क्लीशे कहते हैं। इस क्लीशे का नमूना है कि गर्मी की स्टोरी में पानी पीने का ये शॉट। सारी स्टोरी में लोग ऐसे ही ग्लास उठाकर ऊपर से पानी डालते हुए पीते हैं। थिंक अबाउट अ लिटिल बिट। मुझे मुई मई या मुआ मार्च जैसी हेडलाइन पढ़ी और ड्राइंग रूम में मुस्कुराते रही। मौसम की चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जैसे कुछ लोग थर्मामीटर में 98 डिग्री देखते ही 102 डिग्री सेल्सियस की तरह कांपने लगते हैं। हम आपको इतना भी आतंकित ना करें कि आप घर से निकलना ही बंद कर दें। यह भी हो सकता है कि हम और आप पहले से कहीं ज्यादा अपने मौसमों को लेकर अनजान होते जा रहे हैं। अब सोचिए कि 29 मई 1944 की रात अगर मैं प्राइम टाइम कर रहा होता और पता चलता कि दिल्ली का तापमान 47.2 डिग्री है तो 2015 तक नहीं टूटने वाला है, तो क्या कर रहा होता? गांधी जी और नेहरू जी को ही पुकारने लगता। इतनी गर्मी में भारत की आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेगा भारत? और इतनी गर्मी के बाद भी अंग्रेज इंडिया से जाते क्यों नहीं? हमारी सहयोगी दिव्या ने दिल्ली में पिछले 5 साल का 15 से 31 मई का एक आंकड़ा निकाला। इन आंकड़ों से आपको इस दौरान के अधिकतम तापमान का पता चलेगा, जो आपके स्क्रीन पर है इस तरह से। 2015 में सबसे अधिक 25 मई को 45.5 ये दिल्ली का है। 2014 में कम है, 2013 में 45.7 आता है, 2012 में 45, 2011 में 44.1, 2010 में 45.4 और 13 में मई के महीने में अधिकतम तापमान होता है 45.7 डिग्री सेल्सियस। इस साल अभी तक 45.5 गया है, जो सोमवार को रिकॉर्ड किया गया। यह बताने का मकसद यह नहीं है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस दौरान हुई मौतों को कम आंका जाए। वो बहुत ही सीरियस विषय है, चिंता की बात तो है ही। इस बार ऐसा क्या हो गया कि दोनों राज्यों से 1700 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें आई हैं। इसे नजरअंदाज बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की गर्मी इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों से कहीं ज्यादा है। आंध्र और तेलंगाना के अस्पतालों में लू की चपेट में आए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उमा सुधीर ने रिपोर्ट किया कि हैदराबाद के बच्चों के नीलोफर अस्पताल में एक हफ्ते में 10 से 15% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में अब तक 1334 लोग मरे हैं और तेलंगाना में 440। कहा जा रहा है कि अचानक तापमान बढ़ा है। मार्च और अप्रैल में बारिश के कारण तापमान कम रहा। इस वजह से शरीर को मौसम के मुताबिक ढलने का वक्त नहीं मिला। क्या यह सही वैज्ञानिक कारण है? इस पर बात करेंगे। जिन लोगों को इस गर्मी में भी काम करना है, वो सरकार की इस सलाह से तो चल ही नहीं सकते कि 9 से 4 के बीच घर से ना निकले। दिल्ली की तुलना में निश्चित रूप से तेलंगाना और आंध्र के इलाकों में तापमान ज्यादा है। तेलंगाना के खम्मम में 47.6 डिग्री सेल्सियस, जो 1947 के बाद सबसे अधिक वहां रिकॉर्ड किया गया है। नलगोंडा में 22 मई को तापमान 47 डिग्री है। इससे आपको पता चलता है कि 47 में भी आपके देश में तापमान रिकॉर्ड होता था। यहां 1988 के 46.8 रिकॉर्ड किया गया था।
मौसम विभाग का कहना है कि तापमान बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, इतना तापमान होता है, लेकिन यह 4-5 दिनों तक रहेगा। जल्दी ही यह 44-45 पर आ जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार जितना कर सकती है कर रही है, लेकिन और क्या करे जिससे लोगों की जान बच जाए, यह समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी करना है उसे तुरंत करना होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे इस वक्त एहतियात बरतें, इस बात का खूब प्रचार करें कि लोग क्या करें क्या ना करें। उनका कहना है कि इस बार तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है और अगले 1 हफ्ते से 10 दिनों तक रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक कहते हैं कि 4-5 दिन रहेगा, मुख्यमंत्री कहते हैं 7 से 10 दिन रहेगा। पिछले साल आंध्र प्रदेश में 447 लोगों की मौत हुई थी। लू से मरने वालों के परिवार को सरकार ने 1 लाख रुपए की मदद राशि देने का वादा किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा कि मौसम में आ रहे बदलावों के कारण भी तापमान काफी रहने लगा है। जलवायु में परिवर्तन के कारण 2014 को सबसे अधिक गर्म साल बताया गया था। भारत में 10 वर्षों में 10 जो साल हैं, जो सबसे गर्म वर्ष हैं, वो 2001 से 2010 के बीच रहे, 10 में से 8। इन दौरान दुनिया भर में बढ़ते तापमान के कारण और भी है। रात के समय का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद और दिल्ली में रात के वक्त 39 डिग्री और 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हर साल लू की संख्या 5 दिनों से बढ़कर 30 से 40 होने वाली है। जब तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा हो जाए तो उसे भारत के वैज्ञानिक लू चलना कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट किरणों की मात्रा भी ज्यादा होने लगी है, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये सारी जानकारी मैंने फर्स्ट पोर्ट से टिप ली है। उड़ीसा के 3 शहरों में भी गुरुवार को 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भवानीपटना का तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस। जलवायु परिवर्तन, एयर कंडीशन का अंधाधुंध इस्तेमाल से लेकर लू से कैसे बचें, इस पर हम बात करेंगे। क्या जानकारी की कमी से मौत हो रही है या लू लगने पर अस्पतालों की नाकामी से? क्या लू लगने पर मौत ही होती है? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। बहस नहीं, हमारे साथ डॉक्टर एम वली साहब हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं और अच्छा खासा लंबा अनुभव रहा है। अजीत त्यागी साहब हैं, आप पूर्व महानिदेशक हैं मौसम विभाग के। त्यागी साहब, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि हम मौसम को लेकर ज़्यादा अनजान होते जा रहे हैं, या सचमुच ये हालत हो गई है कि ये जो मौसम है वो नहीं है जिसे हम लोग जानते रहे हैं? रवीश जी और आपकी सहयोगी दिव्या ने मौसम के बारे में जितने आंकड़े और शोध किए, उससे सभी दर्शक अवगत हो गए होंगे कि किस प्रकार हीट वेव जो है या लू है, ये एक सामान्य मौसम प्रणाली है जो कि गर्मी के महीनों में मई और जून में सामान्यतः होती है। किसी वर्ष थोड़ा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, इंटेंसिटी होती है वो कम होती है और कुछ वर्षों में अधिक होती है। तो इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक है, परंतु 2013 में भी लू का काफ़ी प्रभाव था। और इस वर्ष जैसा कि आपने बताया, कई स्थानों पर विशेषकर आंध्रा और तेलंगाना में तापमान अधिक रहे पिछले 1 सप्ताह में, जिसके कारण अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। परंतु इसका पूर्वानुमान और इसकी जानकारी मौसम विभाग लगातार देता आ रहा है और आजकल तो 5 दिन का जो पूर्वानुमान होता है तापमान का 200 शहरों का, वो काफ़ी सटीक है और इसके बारे में चेतावनी भी दी जा रही है। तो मुख्यतः जो भी सावधानी बरतनी होती है। अजीत जी, जो आप कह रहे हैं, मैं यहीं पर एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं आपसे। जो आप कह रहे हैं कि पूर्वानुमान संभव है, ये तो हम जानते हैं कि क्या आने वाले 5 दिनों में तापमान क्या रहेगा, टीवी के जरिए भी हम लोग फ्लैश करते रहते हैं और लोगों को कई तरीके से पता चलता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता है। पर इस जानकारी में क्या ये भी जानकारी होती है कि आज इतने से इतने बजे तक लू चलेगी? क्या सामान्य दर्शक के लिए अगर आप बता सके कि लू चलने का कोई एक नियत समय होता है, या जब भी तापमान 47 डिग्री या 46 डिग्री हो जाए तो मान लिया जाए कि लू चल रही है? देखिए रवीश जी, ये तो सामान्यतः हम जानते हैं कि 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अधिकतम तापमान का जो इस दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज था उसमें भी ये था कि 11 से 2 या 3 बजे जहाँ तक हो सके हम बाहर न निकलें, और अगर निकलें तो पूर्ण सावधानी के साथ पानी पीकर, अपने को सिर को ढककर। तो ये जो सामान्य सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, अगर हम पालन करें तो अधिकतर इसके जो विपरीत प्रभाव है उससे बचा जा सकता है।
परंतु जो व्यक्ति इनकी सावधानियां नहीं ले पाते और विशेषकर जो वृद्ध हैं या बच्चे हैं या जो कमजोर हैं, उसका इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई ये वाला हिस्सा डॉक्टर साहब के लिए छोड़ दीजिए। पर त्यागी जी, मुझे आप बता सकते हैं कि और क्या आंध्र प्रदेश में कुछ सामान्य से असामान्य हो रहा है क्या? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर ये पूछा जाए कि इतना तापमान क्यों बढ़ गया है वहां पर 46 या 47 डिग्री सेल्सियस? जो नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2003 में इससे भी अधिक तीव्रता की लू हुई थी और उसमें 1700 के करीब लोग मारे गए थे। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है और देश के किसी न किसी भाग में अधिक इसकी तीव्रता होती है। अन्यथा ये व्यापक रूप से राजस्थान से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य भारत, सब जगह इस लू का प्रभाव है। निसंदेह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अधिक है और वहाँ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। तो इसके जो दोनों का मिलकर जो प्रभाव है, उसके कारण जो स्वास्थ्य पे अधिक विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर लोग जानना चाहेंगे कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान में इस वक्त काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, दिल्ली के इलाके में इससे भी ज्यादा, हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की भी वही स्थिति है, वहां पर क्यों ज्यादा है? इस क्यों का कोई जवाब है क्या? नहीं, वो एडेप्टेशन है वहाँ के लोग इस गर्मी से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरोप में 2003 में 40,000 लोग लू के कारण मरे थे, जबकि तापमान 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही था, क्योंकि वहाँ पर लोग 35 डिग्री से अधिक होने पर उससे अभ्यस्त नहीं है। तो ये तो किस क्षेत्र में किस प्रकार के तापमान से वो अभ्यस्त है, उनकी जो जीवन प्रणाली है वो किस प्रकार की है। 2010 में रूस के अंदर भी 40,000 लोग मारे गए थे हीट वेव के कारण। तो ये तो उन देशों में भी, विकसित देशों में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो इससे अभ्यस्त नहीं है। ठीक है, एक और सवाल डॉक्टर साहब, मैं आपके आने से पहले मैं जान लेना चाहता हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा या इन दिनों बहुत तापमान बढ़ने लगा है, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। आपने आंकड़े दिखाए थे, उसके अनुसार 1944 में तापमान 47.2 था, 2013 में भी इससे अधिक तापमान था। उन्हीं आंकड़ों में सर मैंने 2001 से 2010 के बीच जो आंकड़े दिखाए, जो 10 गर्म साल हैं भारत के सबसे ज्यादा, उनमें से 8 इन पिछले 10 सालों के हैं। नहीं, आप देखिए जो आंकड़े हैं उसमें अगर 0.1 डिग्री भी बढ़ रहा है तो हम उसको गर्म पर उसका जो प्रभाव है वो इतना, ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे हो रही है, इसको कोई मना नहीं कर रहा है, परंतु उसका इस प्रकार जो एनुअल वेरिएबिलिटी है, किस साल 44 होता है, किस साल 46 होता है, ये तो एनुअल वेरिएबिलिटी है और वो सिनॉप्टिक फीचर्स और जो वेदर सिस्टम्स हैं, अगर एक सप्ताह 2 सप्ताह अगर वर्षा नहीं होती है तो गर्मी बढ़ जाती है। अब आज से तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है कि अगले 4-5 दिन में जो लू है उसमें भारत के सभी क्षेत्रों में इसमें कमी आएगी। ठीक है, एक और सवाल मैं जान लेना चाहता हूं कि लू आप किसे कहते हैं? क्योंकि मैं वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ रहा था कि विश्व में अलग मानक है लू को परिभाषित करने के लिए, हिंदुस्तान में अलग, ऐसा है? हाँ, क्योंकि ये मैंने जैसा कहा ना कि हर देश का सामान्य तापमान क्या है और उससे कितना इसमें विचरण हो रहा है कि अधिक है, उसके अनुसार ही वो क्षेत्र में लू को डिफाइन या हीट वेव को डिफाइन किया जाता है। तो अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य तापमान है तो उससे 5 डिग्री अगर अधिक होगा तो हम यहाँ पे भारत में इसको कहते हैं कि लू चल रही है या हीट वेव है। यूरोप में अलग तापमान है, क्योंकि वहाँ अगर नॉर्मल 32 डिग्री है तो 35 या 36 डिग्री में भी हीट वेव वहाँ पर हो जाएगी। तो ये तो हर क्षेत्र के वहाँ के जो सामान्य तापमान है उससे कितना फर्क होता है, उससे हमारी जो शरीर है वो किस प्रकार से उससे सामंजस्य पैदा कर सकता है, उसके अनुसार इसको परिभाषित किया जाता है और उसकी चेतावनी दी जाती है। अजीत जी, एक टिप्पणी मैं आपसे हम लोगों पे चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मीडिया गर्मी के दिनों में जिस तरह से रिपोर्ट करता है वो उसमें उसकी घबराहट ज़्यादा है और लोगों को और ज़्यादा मौसम के प्रति अनजाना बनाता है? उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 2010 में अहमदाबाद में लू के कारण काफ़ी अधिक मृत्यु हुई थी। उसके बाद में वहाँ पर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और वहाँ के जो हेल्थ ऑफिशियल और मौसम विभाग ने एक अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान लगाया, जिसमें कि जनसाधारण तक इसके बारे में जानकारी दी गई
और 2014 में जब वहाँ हीट वेव आई तो काफ़ी कम मात्रा में लोग इससे प्रभावित हुए। तो मीडिया को इस बारे में जानकारी जरूर देनी चाहिए, परंतु अधिक आतंकित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि हम लोग आतंकित करते हैं? नहीं, आप इसकी सही रूप से अगर बताएं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। मौसम का पूर्वानुमान क्या है, जैसे अब आने वाले दिनों में तापमान में कमी का पूर्वानुमान है, तो लोगों को इससे अगर जानकारी है तो वो अपने जो भी एक्टिविटी है उसको अकॉर्डिंगली प्लान कर सकेंगे। वली साहब, जानलेवा जनवरी या जुल्मी जून, दोनों में से कौन अच्छा है? नहीं, ये जुल्म हो क्यों रहा है? मैं तो आपकी जो रिसर्च है बड़ा प्रभावित हो गया यहाँ के आज। नहीं, इन्हीं लोगों का काम है, मैं तो टिप टाप के ले आता हूं। नहीं, जो भी टिपा है बड़ा अच्छा टिपा है। देखिए, हम जब बच्चे थे, मैं आपको एक यथार्थवादी एक पिक्चर देता हूँ। आपने इतनी यथार्थवादी रिसर्च की है तो मैं भी एक दोज वर द डेज टाइप से। नहीं, दोज वर द डेज नहीं, मैं चौथे क्लास से आगे का मुझे याद है। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। स्कूल होता था उस जमाने में गर्मियों में 7 बजे से 1:30 बजे तक। हम 2 बजे आते थे। हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी कि नहाना है आके स्कूल से, साफ सुथरा होके कपड़े बदल के पापा का खाना दुकान पे ले जाना है। और उस तपतपाती धूप में कभी कभी छाता होता था, वो भी काले रंग का। उस वक्त सफेद छाते का प्रचलन बहुत कम था। मैं आपको ये 62-63 की बात बता रहा हूँ। गर्मी इतनी होती थी, इतनी कि हम हवाई चप्पल बाटा के पहनते तो जो गर्मी के टार की जो लेयर होती थी सड़क पे, उस पर धंसते चले जाते थे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। बट उस वक्त घर में माँ के पास ये तो पंखा होता था नारियल वाला, या बहुत लग्जरी हुई तो उषा का एक फैन, सीलिंग फैन भी बहुत बाद में लगे। उस वक्त हमारी टॉलरेंस बहुत ज्यादा थी और गर्मी को बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी, और ये सब नहीं। पर वली साहब, जो लोग मर रहे हैं वो तो बाहर, वो मर रहे, मैं बता रहा हूँ उसका कारण तो साहब, मैं बता रहा हूँ उसका कारण ये है कि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और मैं आपको अभी 2 थर्मो रेगुलेटर बॉडी के बताने आया हूँ आज। एक तो जो हम सांस के जरिए जो हम हवा निकालते हैं, उससे एक एयर कंडीशनर है बॉडी में, नेचर का दिया हुआ। और दूसरा ये जो स्किन है, ये दूसरा एयर कंडीशनर है, इससे हम पसीना निकालते हैं। वो 8वीं क्लास में कुछ सवाल होते थे ना, भैंस को सर्दी कम क्यों लगती है, और गर्मियों में भैंसें ज्यादा पानी में देखी जाती हैं, गाय कम देखी जाती हैं, और वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है, एक ये पढ़ाया जाता था। इवेपोरेशन लीड्स टू लॉस ऑफ हीट, ये तो अभी भी पढ़ाया जाता है। तो है। ये वाष्पन से ठंडक जो है, ये लोगों का जब मैकेनिज्म फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस टू दी बॉडी, तब लू लगती है जनाब। तो करना क्या चाहिए कि वो फेल ना हो? मैं अभी एक दूसरी चीज पे आ जाता हूँ। दूसरा, जो गर्मी से जब एग्जॉस्ट हो जाता है और सांस के जरिए जो इनसेंसिबल लॉस विच इज 1 to 2 लीटर पर डे इन ए नॉर्मल पर्सन, वो कम हो जाता है, तब हमें लू लगती है। करना ये चाहिए कि पानी शरीर में एक्स्ट्रा रखना चाहिए, खूब पीना चाहिए। हाँ, मैं अभी जब आप वो कर रहे थे तो मैं कह रहा था, मैं घर से निकलने की तैयारी भी बताऊंगा। एक तो नहा के निकलो। वो प्याज लेके चलने की बात है तो प्याज तो बेकार की, खाने की बात ठीक है, लेके चल। हमारी दादी माँ का भी तो आप रख लो भैया, प्याज भी रख लो। लूट बढ़ता क्या नहीं करता। जब आप मरने की बात करें तो प्याज लेके बच जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले नहा के घर से निकले, इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारी जो स्किन में टॉक्सिन्स है वो धुल गए और हमारी बॉडी फिर से पसीना। उनके बारे में बता रहे हैं जो जिनके पास घर है, घर से निकल सकते हैं, लेकिन जो सड़क पे सो रहा है बंबई में, जो दिल्ली में फुटपाथ पे सो रहा है, उसके लिए भी नहाना है। टैप में पानी चलता है, अभी इतना पानी आ रहा है, ठीक है, तो वो नहा ले, पानी डाल ले, नहा ले। उसके बाद पानी पी ले, नींबू पानी नसीब हो तो नींबू पानी पी ले, आम का पन्ना नसीब हो तो आम का पन्ना पी ले, सत्तू बड़ी सस्ती चीज़ है, वो नसीब हो तो वो सत्तू पी ले, थोड़ी बहुत सलाद खा ले। और जनाब, खस का शरबत भी एक लग्जरी होता है गर्मियों में। एक और बड़ी अच्छी चीज़ खानदानी होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं, टीवी बतानी चाहिए आज की तारीख में न्यू जनरेशन के लिए। तुखम बालंगा के एक बीज होते हैं। आपने ऐसा नाम लिया कि पता चलेगा कि बालंगा कह दीजिए, बालंगा हर पंसारी की दुकान में मिलता है साहब आज भी। क्या नाम कहा आपने? तुखम माने बीज, सीड। तुखम बालंगा, उसकी तासीर ये होती है। बालंगा, हाँ, बालंगा के दिए, बालंगा के तुखम बालंगा चलेगा, चलेगा, पंसारी समझ जाएगा। उसका जो शरबत है वो रियली हीट डिस्ट्रॉयर है, और मैंने अपने घर फंक्शंस में सर्व किया है, जो गर्मी का इफ्तार करता हूं मैं। ये तो रामदेव ने भी नहीं बताया, नहीं बताया होगा अभी तक। मैं उनको फोन करूंगा बाबा। मैं अपने बड़ों से सीख के जो चीज आया हूँ, तुखम बालंगा इट्स ए वेरी गुड कूलेंट फॉर द बॉडी। ओके, ठीक है। अब उसको कोई भी दूध का शरबत बना ले पतला, उसमें अपने पसंद की फ्लेवर, खस जी। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग लू लगने से मरते हैं या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से मरते हैं?
मैं आपको एक बड़ा तजर्बा अपना बता रहा हूँ। और कब किसी को पता चलना चाहिए कि हाँ उसे लू लग गई है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक बड़ा तजर्बा बता रहा हूँ। चिकित्सा इज ए बिग वर्ड एंड लू का ट्रीटमेंट इज वेरी स्मॉल। मैंने हज में ड्यूटी की है, गर्मी के जून जुलाई के हज के 6-7 बार गया हूँ। भारत सरकार ने मुझे भेजा है सेवा करने के लिए गर्मी में हाजियों की। जो लू का ट्रीटमेंट है वहाँ तुर्की वगैरह के जो हाजी आते हैं वो तो एकदम से गिर जाते हैं, दे कोलैप्स। तो उनको हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस में रख के उठा के ठंडे पानी के टब बने रहते हैं बड़े बड़े, उसमें ले जाके डाल देते हैं। इतना आसान है इसका इलाज। जो एक्सट्रीम ऑफ हीट स्ट्रोक है उसका ट्रीटमेंट है, इफ मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल, कोल्ड सेलाइन, आइस कोल्ड सेलाइन 8 रुपए की बोतल आती है। तो किसी को लू लग जाए तो पानी के टैंक में चला जाए, मतलब वो एक्सट्रीम वाला फॉर्म जिसमें मौत हो सकती है। हाँ। देखिए मैं आपको 3 ग्रेड बता दूं, लेट द व्यूअर्स बी क्लियर। लू लगना पहली स्टेज हीट एग्जॉशन। हाँ। जैसे आप बाहर गए लंच में इस बिल्डिंग से, हाँ। तो आप जब लौट के आएंगे तो आपको अजीब सा एक हेडेक सा होगा, मसल्स में क्रैम्प्स होंगे, हल्के से लगेगा यार लेट जाओ थोड़ी देर। हाँ। ये हल्का हीट का एक्सपोजर है, इसको हम कहते हैं हीट एग्जॉशन, फर्स्ट ग्रेड। ग्रेड 2 इससे ज्यादा सीवियर, बहुत देर तक बाहर रहे, गाड़ी नहीं आई, आप गाड़ी का वेट कर रहे हैं, चौराहे पे खड़े रहे, धूप पड़ती रही, छाता भी नहीं है, तो आपको होगा उससे हीट हाइपरपेरेक्सिया। शाम को घर जाके बुखार आ जाएगा, 104 हो जाएगा एकदम, विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी कॉज। सो दिस इज द ग्रेड 2 इंजरी टू दी हीट। मैं आपको इसका बड़ा अच्छा भी एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। और ग्रेड 3 जो है जिसमें मौत होती है, उसमें ह्यूमिडिटी इज द किलर, नॉट द हीट। जो आंध्र प्रदेश में त्यागी साहब, जनाब वो अभी मेरा ड्राइवर आया है बनारस से, वो कह रहा था दिल्ली से क्यों, मतलब अभी दिल्ली में तो ह्यूमिडिटी नहीं है, पसीना नहीं सूखेगा साहब। बरसात में कपड़े आप जब बाहर लटकाते हैं तो 3 घंटे में सूखते हैं, गर्मी में 5 मिनट में सूख जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी के साथ साथ लू भी चल सकती है, वो वाष्पन से ठंडक नहीं पैदा होती। अच्छा, वो अभी हम क्या कह रहे थे, मरते क्यों हैं? हाँ, वो जो ग्रेड 104 जो मरते इसलिए हैं साहब, एक तो न्यूट्रिशन शरीर में नहीं है, वो गरीब होंगे जो मरे होंगे। देखिए विदाउट एनी प्रीजुडिस, वो गरीब ही मरता है, जाड़े में भी वो रक्षा पे सो जाता है, सुबह को ऐंठा मिलता है, एक कंबल होता है उसके पास, मैंने बहुत देखा है। और वही गरीब बेचारा जिसके पास ना बर्फ खरीदने के पैसे हैं, ना पानी पीने के पैसे हैं, ना घर है, जैसा कि आपने पानी तो अब म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं देती है ना, अब तो पानी उसको खरीद के पीना पड़ता है। हमने सारा गड़बड़ा दिया ना सब। वो जो पानी का साइकिल है, वो जहाँ पे जब हम गाजियाबाद जाते थे दिल्ली से, तो खेत दिखते थे, अब जाते हैं गाजियाबाद दिल्ली से तो MBA के इंस्टीट्यूशन दिखते हैं, मेडिकल के इंस्टीट्यूशन दिखते हैं, अमेरिका जैसी एक कॉलोनी दिखती है, क्या क्या दिखता है साहब। वो कहाँ गई हरियाली, कहाँ गए वो जंगल, खा डाले हमने। हम भी जिम्मेदार हैं इस त्रासदी के लिए उतनी ही जितनी नेचर है। पर आपने ये बात एक कही कि इसमें नोट में लाना चाहिए कि जो गरीब हैं और जो बेघर लोग हैं इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पौष्टिकता उनके शरीर में नहीं है। और कई बार सर्दी के दिनों में सरकार तुरंत तो कंबल बांट के रैन बसेरे का इंतजाम तो कर देती है, उसके बाद उनको छोड़ देती है। एक बार दिल्ली में बसों में उनको छोड़ देती है। जैसे अभी जो वहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उमा सुधीर के इंटरव्यू में कहा कि हम और क्या करें जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये एक साधारण सी बात है कि अगर लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी जाए, वो वहां पर लोग सामाजिक सेवा लोग जैसे दिल्ली में करते हैं, सिख समुदाय के लोग कितना शरबत वगैरह पिलाते हैं, है ना? बहुत कम लोगों को राहत होती है। गुरु पर्व था, शहीदी दिवस, दिल्ली के लोगों को साहब मैंने देखा, अदा करना मैं चाहिए। आपको बताऊं, उस गुरु पर्व में जब जहाँ शरबत पिलाया जा रहा था, एक लेडी इतनी बड़ी 2 बोतलें भर के ले गई। इट इज रिक्वायर्ड, it's a requirement. It is not that she is just taking it home for luxury. जरूरी है, it is required. पर अब आप मुझे बताइए कि ये तो लू लग गया उसको किसी वजह से, क्या अस्पताल की वजह से भी लोगों की मौत होती है? 1500, 1600, 1700 ज्यादा संख्या है। मतलब त्यागी जी कह रहे हैं कि अहमदाबाद ने काफी कम किया है। अगर सूचना देके जरूर डिटेल देखना चाहिए कि अहमदाबाद में क्या क्या किया। बड़ी तकलीफ हुई। अभी चंद दिन पहले 700 था, फिर 2-4 और मीडिया वाले आए मेरे घर, वो कहते जी 1200 हो गया। यहाँ के मेरे तो छक्के छूट गए, आपने तो 1700 का 1700। अभी मैं आ रहा था तो 1700 हो गया। और बढ़ जाएगा साहब। बड़ी ये भयावह स्थिति है, इसमें आराम से नहीं बैठना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आई एम पेन। विदेशों में एक मौत हो जाती है, पूरी कंट्री हिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हम बिल्कुल वो हो गए, मतलब बेहिस हो गए अपने मतलब लोगों के लिए, बट इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, लोग धूप में तो काम करेंगे ही, करते हैं, हमेशा से करते हैं। उनके पास विकल्प नहीं है। हेड बनवा लो, नहा लें, पानी पी लें और ठंडा कपड़ा डाल लो। मैं वो बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ। जो बोरी होती है ना सीमेंट की, हाँ, उसको भिगो लो और उसको अंदर डबल कर लो, तिकोना से हेड बन जाता है, वो कमर तक ठंडा करती है।
मैं आपको बहुत सस्ती तरकीब बताऊं, प्रैक्टिकल। सीमेंट की बोरी को हैट बना ले, डबल उसको जैसे थैले को बना लेंगे, 2 कोने डाल देते हैं, लगा लेते हैं, बारिश के दिनों में लगा लेते हैं, बन गया। उसको गीला करके तो वो उस धूप में काम कर सकते हैं। आपके एसी से उतनी ठंडी नहीं आएगी जैसी उसमें जब हवा लगेगी। अच्छा, खस की टट्टी होती थी साहब घरों में, ठीक है, खस की टट्टी भूल गए लोग, उस पे पानी डालते थे। एक और सवाल मैं जानना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा था कि ये इंडियन मेडिकल काउंसिल जो एसोसिएशन जो है वो डॉक्टरों को एजुकेट कर रहा है कि ऐसे मौके में थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ये विटामिन डी लेने का भी। अब डी क्या करोगे जब जान ही नहीं बचेगी भाई, जाड़ों में बना लेना, जाड़ों में बना लेना। डी क्या करोगे, डी खा लो चाराने की गोली, धूप से तो बचो। ठीक है, नहीं तो यहाँ भी तेलंगाना बन जाएगा साहब, धूप में सब खड़े हो जाएंगे तो। ठीक है, मैं यही चाहता था। नहीं, आई हैव ए वेरी क्लियर व्यू पॉइंट, डी इज डेफिशिएंट इन 90% पॉपुलेशन टुडे इन मेट्रोपोलिस सिटीज। हाँ, क्योंकि हम सब धूप में तो होते नहीं हैं। लेकिन ये समय नहीं है कि हम जाके डी खाएं बाहर जाके, नहीं तो जान ही नहीं बचेगी, सर्दी के दिनों में।